नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पे। आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मतलब तुलनात्मक राजनीति या फिर तुलनात्मक शासन व्यवस्था किस प्रकार से भारत में, ब्रिटिश में और अमेरिका में। तो आज हमारा पहला टॉपिक है कि अमेरिकन का शासन व्यवस्था से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिका में शासन व्यवस्था है, वहाँ पे किस प्रकार के मतलब क्या संसद है, क्या वहाँ राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री है कि नहीं है। तो वो आज हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पहला टॉपिक क्या है, मतलब कंपैरेटिव स्टडी। हेडिंग क्या डालेंगे अपन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक, इसके अंतर्गत क्या डालेंगे, अमेरिका गवर्निंग सिस्टम। ठीक है, मतलब अमेरिका की शासन व्यवस्था किस प्रकार से है, वहाँ की शासन प्रणाली किस प्रकार से, क्या कैसे शासन होता है। तो आज हम ये बात करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत। हम साथ ही साथ एक दूसरे हाथ में क्या करते जाएंगे, भारत का भी मतलब थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली लोगों को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये तो पता ही है कि भारत की राजनीति मतलब शासन व्यवस्था कैसी है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, ये सब मिलके पूरा संसद कहलाती है। तो इस प्रकार से हम अमेरिका की अब बात करने जा रहे हैं। तो वहां के डायरेक्ट बात करने से पहले थोड़ा सा हम मतलब एक भूमिका तैयार करते हैं, एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अपने पूरे ग्लोब में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, 2 अमेरिका हैं, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्या है, साउथ अमेरिका, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है, यूरोप, ये क्या है, एशिया। ठीक है, ये अफ्रीका, देन ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। सबको पता है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, और ठीक है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ये हो गया अपना महाद्वीपों के लोकेशन। तो बात हम करते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका में क्रांति आई। देखिए कोई भी, जैसे इंडिया है, तो इंडिया में पहले क्या था, अंग्रेजों के ये लोग, इंडिया गुलाम था। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, फिर उसके बाद क्रांति होते रहे 1920, 1930, ऐसा बहुत सारे आंदोलन आपको इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है। तो उसी प्रकार से अमेरिका में कहीं भी अगर क्रांति आएगी उसके बाद ही आजादी मिलना तय है, मतलब संभव हो पाएगा, तय नहीं कहा जा सकता। जरूरी नहीं है कि हर क्रांति मतलब आजादी दिलाए ही। तो इस प्रकार से अमेरिका की अगर बात करें तो उससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। ये यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है स्पेन। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, ऐसा महाद्वीप नहीं है एग्जैक्ट, आप मतलब ये समझने के दृष्टिकोण से ये बनाया गया चित्र है। तो यहाँ पे एक पड़ता है देश स्पेन। ओके, ये एशिया, एशिया में बहुत सारा देश है, ये इंडिया, चाइना, रूस, सब एशिया में ही आ जाते हैं। तो पहले क्या होता था, स्पेन एक ऐसा देश था जो व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। स्पेन होता था, और यहाँ पे एक पड़ता है यूके या फिर ग्रेट ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। ठीक, तो स्पेन यूरोपीय देश काफी मतलब व्यापारिक क्षेत्र में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, दूसरे देशों से व्यापार करना, दूसरे महाद्वीप से आदान प्रदान व्यापार करना। तो स्पेन का व्यापार चलता था, ये जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं है ऐसा मतलब। ठीक है, तो स्पेन का व्यापार चलता था इस रास्ते से। ठीक, तो काफी आसान हुआ करता था, स्पेन सीधे यहाँ से चला जाता था, एशिया के देशों में अपना व्यापार करता, वहां से भी जो भी चीजें मंगाता। तो इस प्रकार से उसका स्पेन का व्यापार चल रहा था। अब बात ये होती है
यहाँ पे एक जगह होता है, इसका नाम होता है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया क्या है? इस अगर कोई आए तो स्पेन और एशिया के बीच या फिर यूरोप और एशिया के बीच ऐसा मार्ग जिससे व्यापारिक गतिविधियां संभव हो पाती थी। तो कुस्तुनतुनिया मार्ग पे आक्रमण तुर्क एक जाति होती है, तो तुर्क लोग ने कुस्तुनतुनिया पे अपना कब्जा जमा लिया। पर तुर्क ऐसी जाति होती है, ऐसे लोग होते हैं जो मार धाड़ हिंसा के प्रति ज्यादा विश्वास करते हैं। तो तुर्क लोग कुस्तुनतुनिया नामक एक स्थान पे अपना कब्जा जमा लिया, जिससे क्या हुआ, स्पेन और एशिया के बीच का व्यापारिक मार्ग ब्लॉक हो गया, अवरुद्ध हो गए, ये नहीं जाने देते थे। तो अब स्पेन में क्या हुआ, स्पेन के उस समय की महारानी हुआ करती थी, एक रानी थी, ईसाबेल रानी सन 1490-92 के बीच की बात हम बता रहे हैं, ठीक है। तो रानी हुआ करती थी, 1490-92 की बात है। तो ईसाबेल नामक रानी हुआ करती थी। तो अब इनको लगने लगा अब तो दिक्कत हो गई भाई, क्योंकि एशिया से व्यापार कैसे करना पड़े। तो उन्होंने एक अपने बहुत ही मतलब, इसको बोलते हैं ना, अगर भारत देश है, अगर किसी को भेजना हो कि हाँ, जैसे सुरक्षा एजेंसी, फिर ऐसे मामलों में जैसे बोलते हैं अजीत डोभाल जी को भेज दिया जाता है कि आप जाइए और संभालिए। तो ऐसे ही कुछ चमत्कारिक व्यक्ति एक थे ईसाबेल रानी के उसमें राज में, दरबार में, जिनका आपने खूब नाम सुना होगा। इस पिक्चर के वो हीरो निकलेंगे शायद, उनका नाम था कोलंबस। कोलंबस को रानी ने ये आदेश दिया कि ठीक है, ये रास्ता तो बंद हो गया, तो स्थलीय मार्ग वाला बंद हो गया, तो आप ये करिए कि अब जाके ये पूरा, ये कौन सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इधर कौन सा महासागर है, प्रशांत, ओके। यहाँ पता है आपको हिंद, ठीक। तो आप जाइए, ये अटलांटिक, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि आप जाइए और कोई ऐसा मार्ग हो, ऐसा कोई रास्ता निकाले जिससे जलीय मार्ग हो, मीन्स वाटर वे हो। तो कोलंबस निकल पड़ता है। कोलंबस जी अपनी जहाज लेके निकल पड़ते हैं, और क्या खोज करने, ये उनकी जहाज है, ठीक है। जहाज लेके निकल पड़ते हैं, क्या करने कि हम जाएंगे एशिया देशों के, ऐसा कौन सा मार्ग है जो शॉर्टेस्ट है, जहां से हम एशिया पहुंचा जा सकता है और अपने व्यापार को कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो कोलंबस निकलते हैं और उनको ये पता था कि दुनिया गोल है, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा हम यहाँ से निकलेंगे, पश्चिमी दिशा में जाएंगे तो फिर से उधर एशिया आ जाएगा। तो ऐसे निकल के जाते हैं ये उनकी, तो उनको भूभाग मिलता है, तो उनको ये लगता है कि यही एशिया है। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो भूभाग है, ठीक है, तो पहले तो उनको लगा चलो ये जो मिल गया है तो उसको देखते हैं कि पहले ये है क्या, फिर एशिया ओशिया होगा कि नहीं होगा, ये शायद हो कि नहीं हो। तो यहाँ पे उतर के देखते हैं, और उन्होंने पूरा मतलब मुआयना किया ये इस भाग को। इसमें खूब उन्होंने क्या पाया कि जो पूरे भूभाग में है खनिज, औद्योगिक खनिज और फसल उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि। तो उन्होंने, कोलंबस ने ये पाया कि ये जो भूभाग है इसमें काफी कुछ खनिज पाया जाता है, औद्योगिक रिलेटेड खनिज पाए जाते हैं, और फसल उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी जमीन, उपजाऊ जमीन है। तो कोलंबस क्या करते हैं, यहीं पे रह जाते हैं और जाके अपने रानी को भिजवाते हैं कि ये ऐसा जगह हमको एक मिला है जहाँ पे ये सब चीजें विद्यमान है। तो रानी क्या कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, वहीं पे अपन क्या करते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं।
तब तक में भनक किसको लग जाती है? यूके। यूके को भनक ये लग जाती है कि हमारे पश्चिम में एक ऐसा जगह, ऐसी मतलब स्थान है जहाँ पे भरपूर मात्रा में खनिज है, भरपूर मात्रा में मतलब ऐसी उपजाऊ जमीन है जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, बहुत कुछ चीजें प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो क्या करता है अमेरिका, यूके हमेशा से मतलब थोड़ा शक्तिशाली देश हुआ करता था। तो उन्होंने यूके और स्पेन के बीच युद्ध हुआ, युद्ध जिसमें क्या हुआ, यहाँ पे पहले स्पेन गया था, कोलंबस गया था, लेकिन यूके ने यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया। इस भूभाग पे यूके ने कब्जा कर लिया। इस स्पेन को बोला नहीं आप जाओ, भले ही आपने ढूंढा है लेकिन मैं यहाँ पे कब्जा करूंगा। फिर क्या हुआ, उसके बाद यूके ने कब्जा करके 13 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 13 भागों में इस महाद्वीप को डिवाइड कर दिया, जो आज का क्या है, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये 13 भागों में डिवाइड करने के बाद अब ये 13 क्या कहलाए, उपनिवेश। किसके उपनिवेश? ब्रिटेन के। 13 उपनिवेशों में इसको डिवाइड कर दिया यूके ने, और यहाँ पे खूब अपनी औद्योगिक क्रांति चलाई। यहाँ पे उन्होंने खूब उपज उपजाया, खनिज से अलग अलग अपना प्रोडक्शन के बहुत सारा यहाँ से पैसा कमाया। और ठीक है, तब ये बात हुई कि यहाँ पे जाएंगे कौन, पहले कोई रहता नहीं था, तो यहाँ पे जाएंगे कौन लोग। तो यहाँ पे जाने के लिए ये डिसाइड हुआ कि जाने के लिए अफ्रीका में भी यूके का अधिकार था। तो अफ्रीका से मजदूर और यूके के मजदूर और किसान, मजदूर अश्वेत लोग जो होते थे मूल अफ्रीकी, तो उनको यहाँ पे भेजा गया कि आप वहां पे जाइए, वहां पे खूब मजदूरी करिए, खूब प्रोडक्शन करिए, खूब उगाइए और खूब हमको मुनाफा दीजिए। यूके से भी किसानों को भेजा गया, मजदूरों वर्ग को भेजा गया। तो कुल मिला के पहले सबसे स्टार्टिंग में अमेरिका में मजदूर वर्ग ही रहते थे। ठीक है, तो उनको कुछ दिन में ठीक है रहते रहते उनको ये समझ में आया, काफी पता मतलब उनको कुछ खाली काम करना, लेकिन प्रॉफिट केवल यूके को होता था। तो ये लोग को मजदूरों को कुछ समझ में आया, जैसे कुछ चीजें होती है ना कि अति जब हो जाती है तो चीजें बदलने का होता है। तो इन लोगों को समझ में आया जो यहाँ के मजदूर वर्ग थे कि अरे यार हम ये सब कुछ काम कर रहे हैं लेकिन फायदा पूरा यूके वाला ले रहा है, यूके ले रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एक क्रांति, मतलब अमेरिकन क्रांति उसको बोलते हैं, अमेरिका क्रांति। ये सन 1700 की कुछ बात है। तो अमेरिका में क्रांति हुई 1776 की बात है। अमेरिका में इस वर्ग ने क्रांति कर दिया, एकजुट यूनियन बना ली, यूनिटी बना ली, और फिर फाइनली इनको आजादी मिल जाती है। वो बात हम बाद में करेंगे। और भारत अमेरिका का संविधान बनता है। तो आज मेरा मतलब यही बात था कि किस प्रकार से अमेरिका का संविधान बना। संविधान बनने की प्रोसेस अलग है, उसको कभी डिटेल से आप देखिएगा कहीं। आज हम बात करेंगे कि अमेरिका की शासन व्यवस्था क्या है। तो कुल मिला के अमेरिका में क्रांति हुई, अमेरिका का संविधान बना, और ये 13 जो स्टेट थे पहले, ये मिलके एक पूरा वो बना जिसको बोलते हैं आज यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो कि अभी 13 स्टेट स्टार्टिंग में थे, वही अब 13 स्टेट बढ़ के कितने हो गए, 51। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आज चर्चा करेंगे क्या, मेन अपनी टॉपिक ये था अमेरिका में गवर्निंग सिस्टम किस प्रकार है, किस प्रकार से शासन प्रणाली अपनाई जाती है अमेरिका की। तो उसके पहले हम 2 टर्म समझेंगे। ये समझने के पहले 2 टर्म समझेंगे। क्या, एक संघात्मक शासन प्रणाली और एक संघात्मक शासन प्रणाली और एक परिसंघात्मक। क्या, परिसंघात्मक। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
संघात्मक प्रणाली में क्या होता था, जैसे अमेरिका में पहले 13 स्टेट थे, ठीक है, वो क्या हुए, एक यूनियन हो गए और पूरा नाम क्या हो गया, यूएसए। अब अगर ये बंदा मतलब ये स्टेट चाहे कि हम अलग हो गए नया राज्य बनाए तो नहीं बना सकता, ठीक है। ये संघात्मक शासन प्रणाली हो गई। और ऐसे ही मान लीजिए कहीं क्या हो, ये इसमें परिसंघात्मक में क्या होता है कि कोई राज्य, देखिए ये पूरा बन के क्या हुआ, एक संघ हो गया, केंद्र हो गया, ठीक है, सब मिला के, और ये एक राज्य नहीं बना सकता अलग से। इसमें क्या होता है कि अगर कोई देश चाहे कि हम अपना देश बनाना चाहते हैं तो देश स्टेट बना सकता है। तो ये परिसंघात्मक का उदाहरण हुआ। तो अभी हम बात करेंगे कि अमेरिका में कौन सा शासन प्रणाली है। तो अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है। अब इतना समझ में आया। अब संघात्मक शासन होता क्या है। संघात्मक मतलब फेडरल, संघात्मक मतलब फेडरल। इसमें संघात्मक में क्या होता है, एक राज्य होता है और दूसरा केंद्र होता है। तो जिस भी देश में अगर राज्य और केंद्र दोनों मिला के शासन व्यवस्था चलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। क्यों, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों है, ठीक। अब अमेरिका में संघात्मक के साथ एक और क्या है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक मतलब कि अध्यक्ष होगा एक, वही पूरा सिस्टम। तो अध्यक्षात्मक में क्या है, राष्ट्रपति। तो अगर बात किया जाए अमेरिका में सर्वे सर्वा कौन है, पूरा शासन व्यवस्था किसके हाथों में है, संवैधानिक और राजनीतिक भी तो राष्ट्रपति के हाथों में। तो कुल मिला के अगर यह आ जाए कि अमेरिका में कौन शासन व्यवस्था है, संघात्मक अध्यक्षात्मक, ठीक है, अध्यक्षीय या फिर अध्यक्षात्मक। तो संघात्मक को समझ में आया। संघात्मक में एक और ये होता है कि राज्यों का रोल काफी अहम होता है। राज्य ही बना के फिर केंद्र में सत्ता का हस्तांतरण करते हैं और केंद्र फिर सुपर पावर में आती है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ये तो आपको संघात्मक की समझ में आ गया। जैसे देखिए ब्रिटेन में क्या है, संसदीय प्रणाली। वहां पे कोई भी राज्य नहीं है, वहां पे सर्वे सर्वा क्या है, केंद्र ही है, ठीक। आगे हम देखेंगे ब्रिटेन के अलग से वीडियो में किस प्रकार से वहां संसदीय। अब हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि अमेरिकन शासन प्रणाली की क्या मतलब विशेषताएं हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्या, अमेरिका शासन व्यवस्था की विशेषताएं। अब आपको सबको पता हो, कहीं भी शासन अगर चलना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, सबसे ज्यादा वहां पे होता है संविधान। अगर संविधान है तभी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। तो अमेरिका शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है क्या, नंबर 1 लिखित संविधान, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। अब अमेरिका का लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान में पूरी तरह से मेंशन है कि किस प्रकार से राज्य वहां का पावर है, किस प्रकार से केंद्र वहां के पावर में आएगा, क्या क्या ड्यूटीज राज्य के होंगे, क्या क्या केंद्र की होगी, पूरा टोटली मेंशन्ड है। तो किसी भी शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी बात यही होती है कि संविधान किस प्रकार है। तो यहाँ के लिखित संविधान है, ठीक। नंबर दो अगर बात करें कि यहाँ पे क्या है अमेरिका शासन व्यवस्था की विशेषता में, दोहरी नागरिकता। किसी भी देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए 4-5 चीजें बहुत जरूरी होती है। संविधान का होना,
सिटीजनशिप का होना, और वहाँ की न्यायपालिका कैसी है, और वहाँ का मतलब क्या ढांचा है, ये सारी चीजें, जैसे संसद है, तो ये सब चीजें कैसी हैं, तो ये व्यवस्था के विशेषताएं के अंतर्गत आता है। तो दोहरी नागरिकता, वहाँ राज्य अलग नागरिकता पाएगा, अब केंद्र अलग। ओके, तो भारत में क्या है, दोहरी नागरिकता है कि एकहरी नागरिकता, तो भारत में एकहरी नागरिकता है, एक ही नागरिकता से आप कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। तीसरा जो अमेरिका की शासन व्यवस्था की विशेषता है वो है शक्तियों का पृथक्करण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। So the distribution of power is nothing but that the distribution of power is that the distribution of power duties of between the state and central are clearly mentioned in the written constitution of America. Okay, तो शक्तियों का पृथक्करण क्लियरली मेंशन है किसमें, कि राज्य क्या काम करेगा, राज्य के दायरा कितना है, राज्य कितने क्षेत्र तक जा सकता है, केंद्र की क्या ड्यूटी है, बहुत अच्छे से मेंशन है। तो ये विशेषताएं हैं, ठीक है। तो फोर्थ विशेषता है वहां की, क्या विशेषता है, वहां पे 2 सदन, 2 हाउस है वहां पे। एक कौन सा हाउस है, HR, दूसरा कौन सा है, सीनेट। ठीक, HR मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा क्या है, सीनेट। ये जस्ट लाइक इंडिया में कैसे है, लोकसभा राज्यसभा की तरह। आगे हम बात करेंगे कि इसमें क्या है। देन एक और सबसे बड़ी विशेषता है अमेरिकी शासन की, नंबर 5, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट एंड सेंट्रल, मतलब अलग अलग, इस राज्य का अलग संविधान है और सेंट्रल का अलग अलग है। पृथक संविधान, स्टेट एंड सेंट्रल, ठीक है। मतलब स्टेट एंड सेंट्रल नहीं, पृथक संविधान किसका, राज्यों का। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जैसे भारत की उसमें बात की जाए कि मध्य प्रदेश का अलग संविधान है, और यूपी का अलग संविधान है, बिहार का अलग संविधान है, इस प्रकार समझिए, जबकि भारत में ऐसा नहीं। तो ये 5 विशेषताएं होंगी अमेरिकन शासन व्यवस्था की। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए नागरिकता तो आप समझ गए कि 2 है, राज्य का अलग है, हर राज्य की अलग है, और केंद्र का अलग है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये आप 5 पॉइंट समझ गए। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं नंबर 4 की जो विशेषता है, जो मेन है, तो किस प्रकार से वहां पे कार्यपालिका काम करती है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये क्या हो गया, अमेरिका। ये क्या हुआ, राष्ट्रपति। ये क्या हुआ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सीनेट। ओके, सीनेट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को इसको बोलेंगे, अभी ध्यान नहीं आ रहा, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि सभा, ठीक है। ओके, ये हो गई अमेरिका की बात। जैसे इंडिया की अगर मैं यहीं पे बात कर लें, तो अमेरिका में क्या होता है, इंडिया में राष्ट्रपति,
संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये इंडिया की कंडीशन है। इसी पर अमेरिका में राष्ट्रपति है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट। ठीक, कभी कभी एग्जाम में ये आता है कि अमेरिका के संसद का नाम क्या है, तो सीनेट आता है ऑप्शन में, तो सीनेट आप लगा देते हैं। और जबकि सीनेट प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लस राष्ट्रपति को मिला के क्या बनता है, कांग्रेस। क्या कहलाती है, कांग्रेस। ठीक, तो HR प्लस सीनेट प्लस प्रेसिडेंट इक्वल टू कांग्रेस। ठीक ना। अब हम बात करेंगे क्या कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है और सीनेट में क्या होता है। तो जिस प्रकार से भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो लोकसभा निम्न उच्च सदन होती है और राज्यसभा निम्न सदन होती है। ठीक है, उसी प्रकार सीनेट यहाँ पे उच्च सदन होता है, ये नोट करते जाइए, उच्च सदन, ये निम्न सदन। लोअर हाउस HR होता है और उच्च सदन सीनेट होता है। ठीक है, समझ में आया। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, देखिए सीनेट में क्या कौन लोग आते हैं, वो लोग चुन के वहां पे आते हैं जो राज्यों से चुन के अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में सीनेट में सदस्यों की संख्या कितना है, 51 इंटू 2 दैट इज 102। इसका मतलब 51 क्या है, 51 वहां पे स्टेट है और पर स्टेट से एक एक मेंबर डायरेक्टली जनता द्वारा चुन के आते हैं, तो 102 मेंबर है सीनेट के। ठीक है, उच्च सदन है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व, ओके। देन यहीं पे हम HR की बात करें, यहाँ तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, तो नंबर ऑफ मेंबर इसमें है अबाउट 435। ठीक, अब यहाँ पे ये कौन लोग होते हैं और ये कौन लोग होते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा अपने स्वविवेक से चुने जाते हैं। मंत्री, उपराष्ट्रपति और भी मतलब जरूरत में कई प्रकार के मंत्री होते हैं ना, कोई भी सेक्रेटरी हो गया, कोई भी, तो सब इसके अंतर्गत है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो व्यक्ति हुआ है वो कोई चुनाव लड़के, कुछ भी नहीं। वो टोटली पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है कि वो चाहे तो किसी को भी चुन सकता है अपने विवेक के आधार पर, अपने विजडम के आधार पर, और HR में उसको शामिल कर सकता है। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ अभी नहीं, थोड़ा सा इसको हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो क्या है, इन उच्च सदन, निम्न सदन, इतनी संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ पे राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये तो केंद्र का प्रतिनिधित्व कहलाता है, केंद्र प्रतिनिधित्व। ये तो हो गए सीनेट और उसकी वो। अब कार्यकाल की अगर हम यहीं पे बात कर लें, कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष। ठीक, इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष। हर 2 साल में 1/3 मेंबर हर 2 वर्ष में रिटायरमेंट। सेम टू सेम भारत के अगर उससे हम बात करें तो जस्ट ये किस प्रकार होता है, राज्यसभा। जिस प्रकार राज्यसभा में हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर क्या करते हैं, मतलब उनका रिटायरमेंट होता है या फिर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार सीनेट में है। ठीक, अब इससे क्या होगा, एक और बात आपके सामने क्लियर हो गई होगी, अगर कि स्थायी सदन सीनेट होता है कि HR होता है, तो स्थायी सदन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कभी भी सदन स्थगित नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है।
अगर दूसरे मेंबर वो हो गए, दूसरा आके यहाँ हो गया, ऐसा नहीं होता। और इस प्रकार से मतलब अपने इंडिया में लोकसभा में अगर ठीक है, जैसे लोकसभा चल रहा है सत्र 2019 का, 19 से 24 तक चलेगा, फिर सभी सांसद एकदम से वो फिर से चुनाव होगा, तब तक के लिए वो भंग हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ ये भंग नहीं होता और राज्यसभा से भंग नहीं होता। तो इसी प्रकार से ये हो कहता है अस्थायी, ये भंग हो जाता है। ये हर 4 साल बाद पूरा चेंज होता है। तो आई होप कि मतलब आपको समझ में आया। अब अगर पूछा जाए राष्ट्रपति कहाँ पे होता है, तो HR में होता है। क्या सीनेट में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। किसी राज्य के सदस्य जो चुन के आएंगे डायरेक्टली जनता द्वारा, तो कहाँ होंगे? सीनेट में होंगे। यहाँ पे इनका चुनाव कौन करता है? जनता द्वारा। इसमें राष्ट्रपति। तो अगर हम बात करें, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। सीनेट में कौन लोग होते हैं, तो अलग अलग 51 स्टेट के हर स्टेट में 2 मेंबर चुने जाते हैं, वो आके सीनेट में रहते हैं। ठीक है। अब ये बताइए कि राष्ट्रपति तो ऐसे बन नहीं जाता होगा कि अपने आप, तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है वहां पे? तो राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ देख ले, राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति चुनाव सीनेट सदस्यों द्वारा। जिस प्रकार से अपने देश में राष्ट्रपति का चुनाव के लिए कौन एलिजिबल है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सभी राज्यसभा लोकसभा के सांसद विधानसभा के सभी विधायक मिलके चुनाव करते हैं। उसी प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में सीनेट सदस्य द्वारा चुना जाता है, ना कि जनता द्वारा। तो अब वहां पे अगर चुनाव प्रचार होता है, अमेरिका में अगर चुनाव प्रचार होता है, डोनाल्ड ट्रंप जी या फिर जो अभी वर्तमान पे कौन है, जो बाइडन, वो चुनाव प्रचार करेंगे, तो वो डायरेक्टली जनता के पास नहीं जाते। वो उनको ये रहता है कि सीनेट के जो सदस्य हैं, प्रतिनिधित्व जो करता है, तो उनको अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। ठीक। तो ये लोग मिलकर फिर राष्ट्रपति का चुनाव। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका का भी राष्ट्रपति है जो बाइडेन। इनकी पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। तो कुल मिला के यही है कि जो बाइडेन जी हैं, इनकी पार्टी कौन सी है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे, कौन सा था? डोनाल्ड ट्रंप थे, वो रिपब्लिकन पार्टी के थे। ये डेमोक्रेटिक पार्टी कौन से? इसके बहुत बराक ओबामा 2 बार। हाँ, एक चीज और की, तो कुल मिला के देखें, पूर्ण शक्ति किसके अंतर्निहित होती है अमेरिका में? तो राष्ट्रपति में। कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक। और राष्ट्रपति जो है अमेरिका का 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता। 2 बार से ज्यादा नहीं। भारत में है ऐसा क्या? नहीं है। भारत में 2 बार से ज्यादा आप कभी भी बन सकते हैं, कितने भी बार बन सकते हैं। तो ये रहा अमेरिकन की शासन व्यवस्था, किस प्रकार से वहां सदन है, कौन उच्च है कौन निम्न है, काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि तो कार्यपालिका हो गई। अब वहां पे चर्चा ये कर लेते हैं कि किस प्रकार वहां की न्याय व्यवस्था है। तो वहां न्याय व्यवस्था देखें, ये साइड में हम कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा। ठीक। न्याय व्यवस्था, तो वहां भी अमेरिका में भी न्याय सुप्रीम कोर्ट है और राज्यों में हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे न्यायाधीश कितने हैं? 9 जज हैं। 9 जज होते हैं अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में। और सबसे प्रमुख मेन बात जो होता है कि इनका कार्यकाल आजीवन होता है। समझ में आया? ये क्वेश्चन आ जाता है, कहा कि न्याय व्यवस्था में जजों की कार्य करने की
मतलब टाइमिंग आजीवन होती है, तो अमेरिका में वहां पे अब कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हम नहीं अब काम करेंगे तो उसको कम से कम 10 वर्ष या 70 वर्ष, 70 उम्र, अगर उसने 10 वर्ष का एक्सपीरियंस हो गया हो काम करने का एज ए जज, या फिर 70 साल का हो गया, तब वो खुद से रिटायरमेंट ले सकता है, कोई दिलाएगा नहीं। जैसे अपने देश में है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष के बाद वो, या फिर 5-62 जो भी था अभी इंडिया में, तो उस प्रकार से नहीं है कि उनको हटा दिया जाएगा। वो अपने मन से अगर चाहें तो 10 वर्ष अगर काम कर चुके हैं और 70 वर्ष उनकी उम्र हो गई है तो ले सकते हैं रिटायरमेंट, वरना वो आजीवन जब तक जिंदा है, जब तक उनका दिमाग काम करे तब तक वो काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब ये अमेरिका की एक अलग वो है कि मरते दम तक आप जज बने रह सकते हैं। तो ये हुआ अमेरिका का पूरा, एक कार्यपालिका का हुआ, सदन के बारे में हमने चर्चा किया, न्याय व्यवस्था की थोड़ी चर्चा की, उसके पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की। तो कुल मिला के यहाँ से चीजें ये निकल के आए, क्या निकल के आए कि कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वहाँ कौन सी प्रणाली है? अध्यक्षीय प्रणाली है, ठीक है, संघात्मक सरकार है। सीनेट होता है, एचआर होता है, और इनकी ये आपने देखा कितना कार्यकाल होता है। तो कुल मिला के हमने अमेरिका का मोटा मोटा हर चीज समझ लिया। उसके बाद अब अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें दूसरे देश की सरकार की बात करेंगे। हो सकता है तो हम ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की बात करें। इंडिया की शासन व्यवस्था की हम कहीं चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको काफी अच्छे से मालूम है। तो आई होप ये सभी चीज पूरा चीज क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।